हेलो बच्चों, आज मैं आपको कुछ और ज़रूरी बातें बताऊंगा पोलराइड्स के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद सम फाइन कॉन्सेप्ट्स अबाउट द पोलराइड्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है पोलराइड्स के बारे में। देखो भाई, आप एक डायग्राम देख रहे हो और इस डायग्राम में आप एक खास बात देखो कि आपके पास ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये फ्रेम असल में एक वायर, पतले पतले वायरों से मिलके बना हुआ फ्रेम है। मतलब क्या है कि ये आपके पास एक स्क्वायर फ्रेम है और स्क्वायर फ्रेम में हमने इस तरह से बहुत सारे पतले पतले तारों को, मेटेलिक वायर को रख दिया गया है। तो एक जाली नुमा स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ पर, जिसको हम वायर ग्रिड कहते हैं। अब इस वायर ग्रिड पर हम क्या करते हैं, एक अनपोलराइज्ड लाइट को भेजते हैं। तो अनपोलराइज लाइट जिसमें कि जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सभी डायरेक्शंस में होते हैं, लेकिन हमने एक मेथड डेवलप किया है कि हम अपनी अनपोलराइज लाइट को इस प्लस के निशान से दिखाते हैं। हालांकि इसमें वाइब्रेशंस जो हैं वो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में प्रेजेंट हैं। ओके, अब क्या होगा कि जब ये अनपोलराइज लाइट इस ग्रिड पे पड़ेगी तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस हम देख लें। जैसे ये है हमारे, जैसे एक एक्स डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर वाई डायरेक्शन हो गया, जेड डायरेक्शन हो गया। तो अब आप देखो कि ये जो ये वाई कंपोनेंट वाले जो हमारे पास, ये हमारे पास जो वाई कंपोनेंट के वाइब्रेशंस हैं ये इन तारों के अलोंग हैं, और जो एक्स कंपोनेंट वाले वाइब्रेशन हैं वो इन तारों के परपेंडिकुलर हैं। तो ये देखते हैं क्या हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल फाइन वायर्स, कंडक्टिंग वायर। और फाइन का मतलब है कि उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेडियस। रेडियस टेंड्स टू 0 होने का मतलब ये है कि बहुत पतले तार हैं जिनकी रेडियस बहुत कम है लेकिन उनमें लंबाई है। अब आप देखो यहाँ पर अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो डायग्राम के हिसाब से आपको ये लिखना चाहिए वाई कंपोनेंट। द वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अलोंग द लेंथ ऑफ वायर ओनली। तो ये जो आपके पास डायग्राम है इसमें जो वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट लेंथ के अलोंग, वायर के लेंथ के अलोंग फोर्स अप्लाई करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लेंथ के अलोंग मूव करते हैं और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो एक करंट डेवलप करेंगे। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ गिवन डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये करंट फ्लो होगी, जब ये चार्ज मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे डायरेक्शन के अलोंग, तो वो आपस में कोलाइड करेंगे। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, तो उसकी वजह से उनकी एनर्जी लॉस होगी जिसको हम जूल हीटिंग कहते हैं। तो इस हीटिंग की वजह से वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी थी वो अब आप कह सकते हो हीट एनर्जी में कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट थे वो सारे कंपोनेंट इस जूल हीटिंग के फॉर्म में आप मोटे तौर पे मान सकते हो कि वो एब्जॉर्ब कर लिए गए वायर के द्वारा। अच्छा, अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं और हम इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह के प्रिंसिपल अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि जब ये चार्ज मूव किए होंगे, एक्सेलरेट किए होंगे, तो इनसे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकला होगा। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वायर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, बिल्कुल बहुत सारी डिटेलिंग हो सकती है। लेकिन इस समय इस लेवल पर जहाँ पे कि हम लोग बिल्कुल बेसिक्स सीख रहे हैं, वहाँ पर इतना डिटेल में डिस्कस करना नहीं सही है। तो अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि वो जो जनरेटेड वेव्स होती हैं इन वायर से इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, उनका क्या मोशन, उनका क्या बिहेवियर होता है। तो हाल फिलहाल यहाँ पर सीख रहे हैं, वहाँ पर इतना डिटेल में डिस्कस करना नहीं सही है। तो अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि वो जो जनरेटेड वेव्स होती हैं इन वायर से इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, उनका क्या मोशन, उनका क्या बिहेवियर होता है। तो हाल फिलहाल यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल से ट्रीटमेंट रख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिटेलिंग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अब आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पे। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने वाई डायरेक्शन के अलोंग तो इलेक्ट्रॉनों को मूव किया और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के उसको जूल इफेक्ट के फॉर्म में, जूल हीटिंग के फॉर्म में उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जेड डायरेक्शन तो डायरेक्शन ऑफ वेव ही है। अब एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हुआ, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स कंपोनेंट जो थे उनको एब्जॉर्ब नहीं किया। तो यही चीज देखिए आप
पॉइंट नंबर 3 पे यहाँ पर मेंशन है कि द चार्जेस आर नॉट मूविंग इन द एक्स और जेड डायरेक्शन, ऑलमोस्ट कोई मूव नहीं, सो नो रेडिएशन अपीयर्स अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के अलावा भी कोई मोशन नहीं हुआ, कोई भी रेडिएशन नहीं मिला। इसलिए द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ इनकमिंग रेडिएशन इज ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इसी को हम पास एक्सिस कह रहे हैं। ये पास एक्सिस का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देखो ऐसा है कि जनरली क्या होता है, जनरली कॉन्सेप्ट ये मान लेते हैं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, इसमें जो ये वाई डायरेक्शन कंपोनेंट है, चूंकि वायर के पैरेलल थे इसीलिए बाहर निकल गए, और जो एक्स कंपोनेंट थे वो वायर के परपेंडिकुलर थे इसलिए रुक गए। और क्या इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक खिड़की है जिसमें लोहे की सलाखें लगी हुई हैं और आपके पास एक रॉड है, एक डंडा है। अगर आप उन डंडे को उस जो खिड़की के सलाखें हैं उनके पैरेलल रखोगे तो वो डंडा दूसरी तरफ पहुंच जाएगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर रखोगे तो वो डंडा रुक जाएगा। ये कॉमन लॉजिक हम लोग देते हैं, टीचर्स देते हैं बच्चों को। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो जो उन वायर के पैरेलल होती है, वो उन वायर के अंदर इलेक्ट्रॉनों के मोशन कराने में एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन वो एनर्जी जो कि उसके परपेंडिकुलर होती है, जिसको कि वायर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो बाहर निकल जाते हैं। तो एक्चुअल में इस पूरी लॉजिक में हमें समझना है कि पास एक्सिस वो एक्सिस होती है जो कि इन वायर्स के अरेंजमेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो पास एक्सिस का एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपको समझना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पास एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पैरेलल वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअली बहुत जरूरी चीज है जिसको आपको समझना है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग को पढ़ना है डाइकोरिक क्रिस्टल क्या होते हैं, डाइक्रोइज्म क्या होता है, या सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। ओके, तो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन जब बात आती है या डाइक्रोइज्म की बात आती है तो हमारे पास एक क्रिस्टल आता है, इसको हम नाम देते हैं टूरमैलिन क्रिस्टल। टूरमैलिन क्रिस्टल असल में बोरॉन सिलिकेट होता है, डिफरेंट कंपोजिशंस होते हैं और एक प्रीसियस जेम है, एक रत्न है ये, और काफ़ी कलरफुल होता है और इसको पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स भी मानते हैं जो इसमें विश्वास करते हैं। तो अब जो ये बोरॉन सिलिकेट या टूरमैलिन क्रिस्टल है, इसमें जो एटम्स का, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है, भाई क्रिस्टल है, सॉलिड है, तो एक प्रॉपर तरीके से उसके अंदर सारे मॉलिक्यूल अरेंज होंगे तभी तो उसका एक सॉलिड शेप आ रहा होगा। तो ऐसा होता है कि इसमें भी एक पास एक्सिस होती है। बिल्कुल ये अरेंजमेंट वैसा ही होता है जैसे अभी हमने ऊपर वायर ग्रिड के बारे में देखा था, बिल्कुल वैसा ही होता है। पास एक्सिस थी, यहाँ पर भी एक पास एक्सिस होती है। तो किसी टूरमैलिन में जो पास एक्सिस होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं या ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं। अब यार ध्यान रखिएगा, हम लोग अब सीधे पास एक्सिस को ही नाम दे रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग ने देख लिया है कि पास एक्सिस के पीछे क्या लॉजिक होता है। तो अगर पास एक्सिस के अलोंग हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं तो वो पार कर जाएंगे, और अगर पास एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं तो वो रुक जाएंगे। अब हम अपनी सारी बात पास एक्सिस के अलोंग ही, पास एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये एक टूरमैलिन क्रिस्टल है जो कि थोड़ा सा उसको तराशा गया है, तो ये टूरमैलिन क्रिस्टल है, ग्रीन कलर का है। अब यहाँ पे देखें, द एब्जॉर्प्शन, जब लाइट इस टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजरती है तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक खास तरह से अरेंज होते हैं, वो मॉलिक्यूल आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वेव बाय क्रिस्टल इज वेवलेंथ डिपेंडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये वेवलेंथ जब डिपेंड, अब देखो भाई हमें कोई चीज कैसे दिखती है, कोई चीज रेड कलर की दिख रही है, इसका मतलब रेड कलर हमारी आंखों तक आ रहा है। इसका दूसरा मतलब है कि बाकी सारे वेवलेंथ वहां पर नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल है, ये अगर एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट गिर रही है तो उसमें से ग्रीन कलर को ही केवल आने देता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए अगर हम इस क्रिस्टल को ऐसे देखें कि हमारा जो एनालाइजर है, हमारी जो देखने की एक्सिस है, वो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये ग्रीन कलर जो होगा ये पूरी तरह से क्रिस्टल से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा और इसी वजह से हमें क्रिस्टल ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है।
लेकिन अगर हम इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जाके देखें, अगर हम इस क्रिस्टल को घुमा दें, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें, तो क्या होगा, हमारा व्यू इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस समय क्या होगा, इसमें से लाइट, उसके लिए हमें एनालाइजर वगैरह लाना पड़ेगा, तो उस समय इसमें से आने वाली लाइट क्वेंच हो जाएंगे, रुक जाएंगी। और जब ऐसा होगा तो ये डार्क दिखना शुरू हो जाएगा, कोई भी लाइट रेडिएशन इससे नहीं आएगा। तो इसी वजह से इस क्रिस्टल को हम डाइकोरिक क्रिस्टल कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, इफ व्यू अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस द क्रिस्टल अपीयर्स ग्रीन, बट इफ वी व्यू परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस इट विल अपीयर ब्लैक और डार्क, रुक जाएगा। तो इस तरह से इसके पास दो तरह की अपीयरेंस होती है। ड्यू टू बोथ दीज कलर्स इट इज कॉल्ड डाइकोरिक। तो टू कलर क्रिस्टल, डाइकोरिक क्रिस्टल का मतलब होता है टू कलर क्रिस्टल। तो टू कलर में एक जो उसका कोई कलर है ग्रीन है, जैसे टूरमलिन ग्रीन होता है, और कोई होगा तो कोई और कलर हो जाएगा। तो ये इसके अंदर जो दो कलर दिखाने की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसको डाइकोरिक क्रिस्टल कहते हैं और इस घटना को हम डाइकोरिज्म कहते हैं। देखो भाई, टूरमलिन एक बड़ा महंगा क्रिस्टल होता है और हर जगह मिलता भी नहीं इतनी आसानी से। तो इसका एक कोई ज़्यादा आसान तरीका हमारे पास होना चाहिए कमर्शियली, जहां हम इतने बड़े बड़े क्रिस्टल या इस तरह महंगे क्रिस्टल को ना इस्तेमाल करके कोई सस्ते से डिवाइस इस्तेमाल करें जो कि हो इतनी ही इफेक्टिव। तो ऐसी डिवाइस को हम एक शीट पोलराइड कहते हैं। देखिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है पॉपुलर जो पोलराइड्स हैं, जो कमर्शियली अवेलेबल पोलराइड्स हैं उसके बारे में। तो 1928 में E.H. लैंडे ने इस कमर्शियल पोलराइड को डिस्कवर किया था, और जो पोलराइड कह लो या डाइकोरिक शीट उन्होंने डेवलप किया था, और उसको उन्होंने नाम दिया था जे शीट। अब उसके पीछे एक बड़ा हिस्टोरिकल रीजन था, किस तरह से उनका एक मित्र था, उन्होंने लिटरेचर पढ़ा जिसमें एक जानवरों के डॉक्टर ने इस तरह के हर्पाइट क्रिस्टल्स की खोज की थी, क्विनिन सल्फेट पेरोडाइट क्रिस्टल की खोज की थी, वो एक डॉक्टर ने खोज की थी। लेकिन लैंडे ने क्या किया था, उस क्रिस्टल को, उस लिटरेचर को पढ़ करके उन्होंने उस क्रिस्टल को एक खास तरीके से अरेंज करके पोलराइड बनाए थे। तो इसमें क्या होता था, हेराफाइट जो क्रिस्टल्स हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट की तरह से मान सकते हो, जो कि क्विनिन सल्फेट पेरोडाइड होता है, उस क्रिस्टल को अरेंज किया। कैसे कंस्ट्रक्ट किया था उन्होंने, क्या किया, इस तरह के क्रिस्टल्स की फिल्म बनाई। तो द फिल्म इज कंसिस्ट ऑफ थिन शीट ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। नाइट्रोसेलुलोज मान लो वो रेशेदार नेटवर्क्स थे जिसमें क्रिस्टल को अरेंज किया गया था। तो नाइट्रोसेलुलोज जिनको पैक किया गया था, पैक्ड विद द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल ऑफ हेराफाइट। हेराफाइट जो क्रिस्टल्स हैं उनको उन्होंने उसमें ट्रैप कर दिया। अब ये जो पूरा अरेंजमेंट था वो इस तरह से था कि all these हेराफाइट क्रिस्टल अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर टू क्रिएट द ऑप्टिक एक्सिस। इस तरह से आप मान सकते हो कि ये सारे क्रिस्टल एक खास डायरेक्शन में अरेंज हो गए और उस हिसाब से हमारे पास एक ऑप्टिक एक्सिस आ गई। आपको ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा दिमाग में, जिस तरह से हमने इससे पहले वायर बनाए थे, तो आप सोचिए वायर की जगह पे ये हेराफाइट क्रिस्टल आ गए और उस हिसाब से उसमें एक पास एक्सिस आ गई। उस पास एक्सिस को हम नाम दे रहे हैं ऑप्टिक एक्सिस। Okay, now the second point, the fine crystals are highly dichoric and strongly absorb the light components along its arrangement। डाइकोरिक होते हैं और ये जो क्रिस्टल्स के अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट होते हैं ये बहुत ही स्ट्रांगली उस लाइट कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि सो द आउटपुट ऑफ वेव इज प्लेन पोलराइज इन नेचर। देखो मैं जरा सा बनाता हूँ ऐसे, मान लीजिए हमारे पास सपोज हमारे पास इस तरह से एक शीट है जिसमें हमने इस अरेंजमेंट में हेराफाइट क्रिस्टल्स को अरेंज कर रखा है। अब इधर से क्या हुआ, अनपोलराइज लाइट इसके ऊपर गिरती है, ये हमारी अनपोलराइज लाइट है। तो ये जो कंपोनेंट हैं जो इन क्रिस्टल्स के अलॉन्ग है उनको क्रिस्टल काफ़ी मजबूती से एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी वजह से जो क्रिस्टल जो वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर थे वो इसको बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। थोड़ा सा इसमें एटेन्युएशन होगा, थोड़ा सा इसमें आप मान सकते हो कि कमी आएगी, बट फिर भी वो लाइट जो होगी वो प्लेन पोलराइज होगी। ओके, तो यही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर अभी बताई है आपको। आते हैं तीसरे पॉइंट पर, द स्टेट ऑफ आउट गोइंग लाइट मे बी चेक्ड बाय अनदर पोलराइजर। अब बाहर निकलने वाली लाइट
प्लेन पोलराइज हो गई है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम एक और शीट ले लेते हैं। तो जिसने पोलराइज किया, अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया, उसको हम पोलराइजर कहेंगे। और जिसने इस प्लेन पोलराइज लाइट के होने को कंफर्म किया कि हाँ भाई ये लाइट प्लेन पोलराइज है, उसको हम एनालाइजर कहते हैं। तो एनालाइजर और पोलराइजर ये दो चीजें हैं। अब देखो भाई, जब व्हेन बोथ पोलराइजर एंड एनालाइजर हैव पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ लाइट गो थ्रू इट, दिस इज द ब्राइटनेस यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए एनालाइजर था, जैसे ये हमारे पास एनालाइजर है या पोलराइजर लेते हैं, ये पोलराइजर की एक्सिस है और इधर से लाइट आ रही है। आपने क्या किया, एक दूसरी शीट रखी, इस शीट में भी ऐसे ही आपने उस एनालाइजर को रखा। तो आप देख रहे हो पोलराइजर की एक्सिस एनालाइजर की एक्सिस पैरेलल है। तो जो हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पैरेलल अरेंजमेंट होगा, तो उस समय क्या होगा, ये तो लाइट अनपोलराइज थी, यहाँ आएगी लाइट प्लेन पोलराइज हो जाएगी, और फिर वो लाइट यहाँ जाएगी तो यहाँ से भी वो प्लेन पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन अगर मैं क्रॉस कर दो, मान लो इसको हमने 90 डिग्री घुमा दिया, तो 90 डिग्री घुमाने पर क्या होगा कि ये जो पोलराइजर होगा ये हमारा इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, ये पोलराइजर ऐसे हो जाएगा और इसमें इस तरह की एक्सिस आ जाएंगी, ये एक्सिस जो थी। अब क्या होगा, ये कंपोनेंट जो प्लेन पोलराइज लाइट का है, जब ये वायर के साथ आएगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें डार्कनेस दिखाई पड़ेगी। सो ये हमारे पास एक तरीका है चेक करने का, जिससे हम अपनी लाइट को, जो हमारे पास लाइट है उसका नेचर चेक कर सकते हैं कि लाइट प्लेन पोलराइज है या नहीं है। और अब देखते हैं टाइप्स पोलराइड, जो भी हम लोग ने बात की है। तो पोलराइड के दो टाइप होते हैं, एक होता है एच पोलराइड और दूसरा है हमारा के पोलराइड। एच पोलराइड और के पोलराइड। एच पोलराइड में क्या होता है, देखिए आज मॉडर्न टेक्निक में हम वो हेराफाइट की जगह पर आज पॉलीविनाइल अल्कोहल वगैरह को यूज कर सकते हैं, जो पॉलीमर, जो एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर हम उसको आयोडीन के साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो अगर हमने पॉलीविनाइल अल्कोहल को आयोडीन के साथ उसका ट्रीटमेंट किया तो उसमें डाइकोरिक जो नेचर आता है, तो इस तरह के पोलराइड्स को एच पोलराइड कहते हैं। लेकिन अगर हम पॉलीविनाइल अल्कोहल को आयोडीन के साथ ट्रीटमेंट ना करके उसको हम हीट करें, उसको डिहाइड्रेट कर दें तो देन जो हमारे पास पोलराइड बनते हैं वो के पोलराइड्स हैं। ये है, इनकी कुछ टेक्निकलिटीज हैं कि थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में आते हैं। एप्लीकेशन के बारे में आपने सुना होगा, चश्मे, जो धूप के चश्मे होते हैं, पोलराइड चश्मे होते हैं। तो सनग्लासेस है हमारे पास, उसमें हम इसको यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत हल्की होती है, बहुत पतली फिल्म होती है, तो आराम से यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ग्लेयर कम आता है। जब आप पोलराइड चश्मे लगाते हो तो आपको जो चौंध आती है धूप की वो कम आती है। देखिए कितना असर पड़ता है वो इस डायग्राम में आप देख रहे हो। डायग्राम में देखो, जैसे ये लेफ्ट वाला विदाउट फिल्टर मतलब वही पोलराइड। तो यहाँ पर आप आसमान देखिए किस तरह का, यहाँ पे बहुत सारी चमक है आपकी आंखों में आ रही है, इस तरह से आपको व्यू दिख रहा है। लेकिन जब आप एक पोलराइजर लगा देते हो, पोलराइड उसमें यूज कर लेते हो, तो आपको जो व्यू मिलता है वो बिल्कुल अलग मिलता है। आप देखो यहाँ पर आसमान का नीलापन डिटेलिंग, पूरे मैदान डिटेलिंग आपको कैसे दिख रही है। तो फोटोग्राफी वगैरह में जो लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं, जो इस तरह के फोटोग्राफर होते हैं, वो भी अपने कैमरे में वो पोलराइड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जैसे के पोलराइड से, जो कि हमने बात की है, पॉलीविनाइल अल्कोहल को जो डिहाइड्रेट करके बनाते हैं, तो कार्स की विंड शीट में लगा देते हैं, ताकि जब कारें चलती हैं, खासतौर पर बारिश के मौसम में, जब गीली सड़कें होती हैं और वहाँ दूसरी सामने तरफ से आती हुई कार की जब लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर के आती है, तो जो चौंध होती है उसको अवॉइड करने के लिए हम कारों की विंड स्क्रीन में भी इसको, फ्रंट स्क्रीन में इसको यूज करते हैं। अच्छा, जैसे जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, तो एरोप्लेन में जो खिड़कियां होती हैं उनमें से धूप अंदर आए या ना आए, इसको चेक करने, उसको कंट्रोल करने के लिए भी उसमें पोलराइड लगे होते हैं। तो वहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो उसमें एक पिन बना होता है, तो पिन से अगर पकड़ के आप रोटेट कर देते हो तो धूप आना बंद हो जाती है। अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा देते हो तो उसमें फिर से लाइट आना शुरू हो जाती है। तो वो वही चीज़ है, पोलराइजर एनालाइजर है, क्रॉस कर दिया तो कुछ नहीं दिख रहा है, पैरेलल कर दिया तो आपको बाहर की चीज़ें दिख रही हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ये 3D मूवी में जो चश्मे इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी जो पोलराइड का ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक बार हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि एनालाइजर को एक तरह से अरेंज करें, पोलराइजर को एक तरह से अरेंज करें और उनको परपेंडिकुलर कर दें, उनको
पैरेलल कर दें। तो ये कैसे वेरी है। जब हम सीरीज ऑफ पोलराइड लगाते हैं जिसमें कुछ को एनालाइजर कहते हैं, कुछ को पोलराइजर कहते हैं, जरूरी थोड़ी है कि 2 ही हम इस्तेमाल करें, हम 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जब नंबर ऑफ पोलराइड इस्तेमाल करेंगे तो उस समय जो आखिर में हमारे पास लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी का क्या असर पड़ेगा, क्या होगा, उसको कैसे समझें। तो इसको समझने के लिए हमारे पास जो लॉ है उसे कहते हैं मैलस लॉ। तो मैलस लॉ जो है वो एक पॉपुलर लॉ है जो पोलराइड्स के रिलेटिव ओरिएंटेशन के ऊपर आपको बताता है कि रिलेटिव ओरिएंटेशन रखने पर क्या क्या इंटेंसिटी में वेरिएशन होगा। आइए इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं और साथ ही साथ एक डायग्राम के थ्रू समझते जाते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। व्हेन अ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम फ्रॉम अ पोलराइजर इज इंसिडेंट ऑन एनी एनालाइजर, देखो यहाँ पर ये लाइन देखो, पोलराइजर इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर। यहाँ पर ये मान के चलने के शुरू में हमारे पास लाइट अनपोलराइज है। तो आप देखो ये हमारे पास पोलराइजर है और यहाँ पर ये एनालाइजर है। तो क्या कह रहे हैं, व्हेन अ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम फ्रॉम अ पोलराइजर, अब आप पोलराइजर से जो लाइट निकली जो कि पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड है, इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, तो अब ये लाइट इस एनालाइजर के ऊपर गिर रही है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर, तो एनालाइजर से बाहर जाओगे तो जो लाइट दिख रही है इसकी इंटेंसिटी की बात हो रही है। तो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल, वेरीज एज द स्क्वायर, वेरीज एज द, यहाँ पर एज द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइजर एंड पोलराइजर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो लाइट एनालाइजर से बाहर निकलेगी इसकी इंटेंसिटी एनालाइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस और पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में बनने वाले एंगल के कॉस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब देखो भाई जरा इसको यहाँ पर समझो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये है हमारे पास पोलराइजर, दिस इज द पोलराइजर। अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दिया, इसका इतना काम था। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट के आगे हमने एक एनालाइजर लगा दिया। तो एनालाइजर भी वही पोलराइजिंग शीट होती है, कोई ऐसा नहीं होता कि एनालाइजर कुछ अलग चीजें होती है, पोलराइजर अलग चीजें होती है, उनके काम के हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो लाइट का वाइब्रेशन है वो इस तरह से है, इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो एनालाइजर है वो इसके साथ एक एंगल पर है। तो आप देखो यहाँ कंपेयर करने के लिए दिखाया गया है कि ये लाइट है और ये एंगल है थीटा। अब एंगल थीटा हो जाएगा तो क्या होगा, अब हम इसको मान लें कि इसका एम्पलीट्यूड था ए नॉट था, तो जैसे यहाँ पे गिरेगा इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हो जाएगा ए नॉट कॉस थीटा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ए नॉट साइन थीटा। 2 कंपोनेंट हो गए। ए नॉट कॉस थीटा जो है वो ये पास एक्सिस बनी है, जो हमने लाइनें बनाई हैं ये मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट नहीं है बल्कि ये पास एक्सिस है। तो मॉलिक्यूल तो यहाँ पर कहीं इस तरह से अरेंज हो गए, तभी उनकी जो पास एक्सिस है वो परपेंडिकुलर बनी है। तो पास एक्सिस के पैरेलल ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा यहाँ पर मान लो हमारे पास बाहर निकल जाएगा। अब इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको इंटेंसिटी कह दें तो ये इंटेंसिटी हो गई और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये है आउटवर्ड इंटेंसिटी। तो मैलस ने ये बताया कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है इस पर डिपेंडेंसी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। आइए देखिए इसका एक और बेहतर सा डायग्राम देखते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखो हमारे पास एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और ये अनपोलराइज्ड लाइट है। आप देख रहे हो अनपोलराइज्ड लाइट है, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं। पोलराइजर ले रखा है यानी कि ये एक कोई शीट होगी, के पोलराइड या जो भी होगी उसकी शीट होगी। आप देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर जो एक्सिस है, यहाँ पर पास एक्सिस जो है, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो अब यहाँ पर वो कंपोनेंट अनपोलराइज्ड लाइट के वो कंपोनेंट जो इस ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होंगे वो उसको बाहर चले जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है। आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को देखिए तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो कि एक्स और वाई डायरेक्शन के साथ एक एंगल पर है। अब आपने क्या किया, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक एनालाइजर पे गिराया, लेकिन एनालाइजर के देखें यहाँ एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो बिल्कुल वर्टिकल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट और इस ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एक एंगल बनेगा और उस एंगल की वजह से जो हमारे पास कंपोनेंट यहाँ पर पास होगा वो हो जाएगा ई नॉट कॉस थीटा का।
तो अब अगर आप देखो कि यहाँ पर जब लाइट गिरी थी एनालाइजर के ऊपर तो उसकी इंटेंसिटी I0 मतलब बिल्कुल प्लेन पोलराइज लाइट है, अभी वो उसमें कुछ नहीं हुआ है। और ये हो गया थीटा, यानी थीटा एंगल पर उसने जो भी वेरिएशन होना था वो देख लिया। तो आई थीटा यानी एनालाइजर से जो इंटेंसिटी निकल रही है वो एनालाइजर पे गिरने वाली इंटेंसिटी और एनालाइजर और उस लाइट वेव के बीच के एंगल के कॉस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा मेलिस लॉ है, ठीक है। तो ये मेलिस लॉ का एक एग्जाम्पल है जो आपने इस डायग्राम में देखा। आइए अगर आप इसको समझ पा रहे हैं और अच्छे तरीके से, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या है, मैं 3 केस लिए हैं, जरा समझिएगा इसको। मान लीजिए ये हमारे पास एनालाइजर है और ये हमारे पास पोलराइजर है, इधर से लाइट जा रही है। तो पोलराइजर में ये हमारे पास एक्सिस है, इसको हम पास एक्सिस कहते हैं, और एनालाइजर में भी यही पास एक्सिस है। अब यहाँ पर क्या होता है, एनालाइजर और पोलराइजर इन दोनों के जो पास एक्सिस हैं, इनको थोड़ा सा अलग लाइन से बना दो। ये हमारे पास एक्सिस हैं और ये हमारे पास एक्सिस हैं पोलराइजर के। दोनों पास एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या होगा, लाइट आराम से गुजर जाएगी। इस वजह से आप देख रहे हो कि दोनों शीटें ओवरलैप की हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ भी डार्कनेस नहीं दिखाई पड़ रही, लाइट आर पार जा रही है। यहाँ पर क्या हुआ कि मान लो हमने अपने एनालाइजर को 90 डिग्री घुमा दिया, यानी ये जो एनालाइजर था इसको हमने घुमा दिया। जब घुमा देंगे 90 डिग्री तो क्या होगा, इसकी जो एक्सिस होंगी पास एक्सिस वो इस तरह से हो जाएंगी, जबकि हमारा जो पोलराइजर था उसकी ऑप्टिक्स एक्सिस वैसे की वैसे ही है। अब आप देखो यहाँ की ट्रांसमिशन एक्सिस और यहाँ की ट्रांसमिशन एक्सिस परपेंडिकुलर हो गया। तो यानी कि इसका मतलब ये आएगा कि अगर हम यहाँ कहें तो थीटा हो गया 90 डिग्री, तो इसका मतलब है cos 90 डिग्री हो जाएगा 0। तो जो हमारा फॉर्मूला है I0 = I थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा यानी 0 दिस विल बी 0 होने का मतलब है यहाँ आपको डार्कनेस दिखाई पड़ेगी। तो जैसे ही ये दोनों पोलराइड्स, जिसको एनालाइजर पोलराइजर कह रहे हैं, इनके ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल थे तब तो आपको लाइट दिख रही थी, लेकिन जैसे ये परपेंडिकुलर हुए इनसे लाइट नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर cos की वैल्यू 90 डिग्री के लिए 0 होती है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। लेकिन तीसरा डायग्राम देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये एनालाइजर 1 था और ये 2 था, 1 और 2 के बीच में हमने एक 3 रख दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जहां तक तो 3 है वहां आप देखो लाइट दिख रही है, यहाँ पर लाइट है, लेकिन यहाँ पर डार्कनेस है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तीसरे एनालाइजर ने ऐसा क्या कर दिया जो कि हमें डार्कनेस खत्म हो गई, वहीं जहां तक तीसरा वहां पर प्रेजेंट है। अच्छा, इसको अगर समझना है हमें तो आप ये समझिए मेलिस लॉ से ही समझ पाएंगे इसको। इसे ये एक्सिस है इसकी मान लो ये एक्सिस है, और इसकी मान लें कि हम ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब देखो, और इसकी मान लें कि हम ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब देखो यहाँ पर इनको फर्स्ट और 3 कंपेयर करोगे तो यहाँ थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है, और वैसे ही थर्ड को सेकंड को कंपेयर करोगे तो यहाँ भी थीटा 90 डिग्री नहीं है। आई थिंक ये क्लू आपके लिए काफी होगा। इसी क्लू के आधार पर आपको समझना है, मेलिस लॉ के आधार पर, कि क्यों तीसरा पोलराइजर लगाने के बाद तीसरा पोलराइजर वो यहाँ से गायब हो जाती है। तो थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में, आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, और फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, अगले लेक्चर में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे डबल रिफ्रैक्शन के बारे में, जहां मैं आपको ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट के बारे में बताऊंगा। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।